पिछले हफ्ते सिंधी स्टूडेंट्स वर अटैक्ड एट कराची यूनिवर्सिटी। ये खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट होती हुई नहीं नज़र आएगी। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार क्या शराब तू बातें कर रहा है एसी के कमरे में बैठकर। ये बातें जो है ना, ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जस्ट बिकॉज हम पॉडकास्ट में हमारे एसी चल रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्कनेक्टेड हैं ऑन द ग्राउंड से। अगर पाराचनार में कुछ हो रहा हो, हम कोशिश करते हैं वहाँ की खबर आप तक लेकर आएँ, या अगर हज़ारास के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, या शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, या बलूचिस्तान की आपको रेगुलरली रफ़ीउल्लाह काकड़ से अपडेट्स मिल रही होती हैं। उसी तरह जो सिंधियों के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन होती है, वायलेंस होता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं लाता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करता है, उन खबरों को हाईलाइट करें। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 1972 में जब लैंग्वेज राइट्स हुए तो सिंधी डिपार्टमेंट को जला दिया था। ये वही यूनिवर्सिटी है जब 1947 के बाद स्टूडेंट्स को बैन कर दिया था कि आप सिंधी में एग्ज़ाम्स नहीं ले सकते। तो जो एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वही हाईलाइट करती है ये स्टॉप सिंधी हेट मूवमेंट। बड़ी ताज्जुब की बात है कि अपने ही सूबे में सिंधियों के ख़िलाफ़ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्योंकि मैंने ये भी एक चीज़ रियलाइज़ की है कि लॉट ऑफ द हेट इज़ एथनिक हेट, बिकॉज वो सिंधी बोला जाता है या सराइकी बोला जाता है। बट अगर उसका थोड़ा वो स्कूबी डू की तरह हम मास्क उतारें तो इट इज़ हेटेड फॉर द पुअर। हमें गरीब लोगों से नफ़रत है। तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट के सराइकी पर्टिकुलरली क्यों सीवीओ आ जाते हैं, गरीब लोग क्यों आ रहे हैं। ये गरीब शक्लें जो है ना, हमें नफ़रत है गुरबत से। हम जब इंसल्ट भी करते हैं किसी और को तो हम गरीब करके करते हैं, दोनों तरफ से। कि अगर लोग एंटी महाजर बातें करते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप लोग तो गरीब आए थे, आप लोग तो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मैं नहीं करता। कुछ लोग मेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप आउट करके चीज़ें लगा देते हैं। जब मैं मिसाल भी दे रहा हूँ कि ये रेसिस्ट बात की जाती है तो वो इस तरह क्लिप करके चलाते हैं जिस तरह मैंने वो बात की हो। तो मुझे पता है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा कि क्लिप आउट ना हो जाए। वो क्या है, और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि अच्छा भाई तुम लोग तो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते, तुम लोग अंग्रेज़ों के ये वो गरीब, तुम गरीब थे, तुम गरीब थे, तुम गरीब थे। जो गुर्बत से हमें नफ़रत है, गरीब इंसान से हमें नफ़रत है, वो एक लंबी एक और पॉडकास्ट हो जाएगी कि जो मिडिल क्लास एंग्स्ट है कि यार अच्छा हम इनमें से नहीं हैं। ये जो नेटिव है ना, कॉलोनियल सोचिए, ये जाहिल हैं, ये गरीब हैं, ये भूखे हैं, ये नंगे, हम इनमें से नहीं हैं। हम अंग्रेज़ हैं, हम बेहतर हैं, हम नाज़माबाद से अब डिफेंस आ गए हैं तो ये डिफेंस में सारे गरीब लोगों को निकाल दो। ये एक अजीब आइडेंटिटी क्राइसिस है। लेकिन ये शायद एक लंबा डिस्कशन हो सकता है। ये नदीम फारूक पराचा की बुक भी है, मिथ ऑफ द मिडिल क्लास, वो पढ़िए, वो अच्छी किताब है। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट एथनिक भी है। मतलब मैं शायद कराची की एलीट में ही शुमार हूँ, लेकिन मैं भी जब टीपी स्टूडियो के लिए जगह ढूंढ रहा था तो लोगों ने बोला हम सिंधियों को नहीं देते। लोग नौकरी करने जाते हैं, जॉब में अप्लाई करते हैं, लोग फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मुंह पर बोलते हैं कि भाई सिंधी को तो गवर्नमेंट जॉब मिले, तुम यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हो। स्कूल में अगर एक बच्चा सिंधी हो उसका मजाक उड़ाया जाता है, कोई सिंधी बोल दे तो उसको जाहिल समझा जाता है। यही बात शायद पंजाब में, अगर कोई एलीट स्कूल में पंजाबी बोले तो उसको पेंडू समझा जाता है। तो इट्स नॉट यूनिक, बट द फैक्ट दैट इट इज़ हैपनिंग नीड्स टू बी हाईलाइटेड। लेकिन मैं हर संडे अपनी पुरानी कैसेट लेकर वही कैसेट चलाकर रिपीट नहीं करना चाहता। आज मेरी कोशिश ये होगी कि जो क्रक्स है, ये जो सारा टीपी का काम है, बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ पीपल हु लिसन टू मी आर नॉट सिंधी, तो उनकी पॉइंट ऑफ एंट्री नहीं है। उनको समझ नहीं आता कि यार ये तुम क्यों हाईलाइट कर रहे हो, ये तुम क्यों बार बार कहते हो। तो वो रिलेट नहीं कर सकते, वो पॉइंट ऑफ एंट्री उनको नहीं मिलती। या जो ख़बरें आपको रोज़ दिखाई जाती हैं या एल्गोरिथम, अगर आप एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको रोज़ चीज़ दिखा रहे हैं अकॉर्डिंगली, आपको वो रोज़ ख़बरें ही नहीं दिखाई जाती, ना डिस्क्रिमिनेशन की, ना वायलेंस की, ना अगर कोई अपनी कहानी भी बताए तो वो हाईलाइट होती है, तो आपको पॉइंट ऑफ एंट्री नहीं मिलता। तो मैं आज एक क्रक्स इस पूरे मसले का समझाना चाहूँगा। जो क्रक्स वही है जो मेरी किताब में लिखा हुआ है, ये क्रक्स वही है जो मैं 10 साल से इस पॉडकास्ट में बकवास कर रहा हूँ कि एक रियासत है पाकिस्तान की जो एलीट है, जिसने एलीट कैप्चर किया हुआ है, और रिसोर्सेज पे काबिज़ होने के लिए वो अपनी मोनोपोली जो है वो रियासती बयानिए पे उनकी मोनोपोली है, और वो मोनोपोली उनको बैलेट बॉक्स से नहीं मिलती तो वो मज़हब से निकालने की कोशिश करते हैं। जो कराची यूनिवर्सिटी में सिंधीज़ पे अटैक हुआ है वो एक माइक्रोकॉज़म है। उस इंसिडेंट के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से ये जो मेरी एक हाइपोथेसिस पाकिस्तान की तारीख़ में रही है कि पाकिस्तान का बेसिक मसला एलीट कैप्चर है, और एलीट कैप्चर जो है, जो पाकिस्तान लॉस्ट भी पढ़ी होगी आपने, तो बार बार 1947 से मैं यही आर्ग्यू कर रहा हूँ, जो एक कनेक्टिंग थ्रेड है पूरी किताब का वो यही है कि वो एलीट कैप्चर अपनी मोनोपोली कायम
रिसोर्सेज के ऊपर इस तरह से करती है, या वो रिसोर्स और लेबर एक्सप्लॉयटेशन इस तरह से करती है कि वो क्लेम करती है कि हमारा जो स्टेट नैरेटिव है उस पर हमारी मोनोपली है, वो हम बयान करेंगे। और वो मोनोपली वो कहाँ से लाते हैं, वो मज़हब से लाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम पाकिस्तान का फ़लसफ़ा क्या है जो इस्लामिक है, तो हम वो कर रहे हैं जो इस्लामिक है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी हो, बैलेट बॉक्स हो, राइट्स हो, वो अपने आप को आपसे ऊपर रख कर आपके ऊपर रूल करते हैं। और ये 1947 से ही शुरू हो गया था कि एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी। बार बार हमने डिस्कस किया है कि NWFE की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो गई, कलात नेक्स हुआ, सिंध की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो गई, फिर ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली हुई, वो डिज़ोल्व हो गई। यही चीज़ 1971, दिस ऑल लेड टू 1971 एंड व्हाट हैपेंड इन 1971। तब भी यही सोच थी, बंगाली जो हैं वो हिंदुओं के करीब हैं, बंगाली जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। आज भी अगर आप देखें बलूचिस्तान में अगर कोई राइट्स की बात करता है, रॉ एजेंट इंडिया के करीब हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, एंटी नेशनल हैं। कश्मीर में कोई अपनी राइट्स की बात करता है, रॉ इंडिया सपोर्टेड, पाकिस्तान दुश्मन। तो ये बात अब लोग PTI सपोर्टर स्पेशली इमरान खान के ज़ुमरे में तो ये कहते हैं कि अब हमें समझ में आ गया है, अब हमें समझ में आ गया कि हमारे साथ क्या गेम खेला गया है। लेकिन वो उस समझ को इमरान खान तक महदूद रखते हैं। उस समझ को अगर आप हर इशू को देखने का जाविया थोड़ा सा बदलें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लेबल्स हैं, रॉ के एजेंट, एंटी नेशनल, एंटी इस्लामिक, ये किस तरह से बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं राइट्स मूवमेंट्स के ख़िलाफ़, ताकि स्टेट जो है अवाम को ब्रेन वॉश कर सके कि ये तो तुम्हारे दुश्मन हैं। यही चीज़ अनफॉर्चुनेटली से 1947 से होती हुई आ रही है। एंड बिकॉज पंजाब वाज लार्जली अनअफेक्टेड बाय दिस टिल इमरान खान, पंजाब को लगता था कि ये जो सारे पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, ये कौम परस्त हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान तोड़ना चाहते, पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, पाकिस्तान का नहीं सोचते, और रॉ फंडेड हैं और फॉरेन एजेंडा पर हैं, और एक्चुअली तो इस्टेब्लिशमेंट बेस्ट है। तो इवन दो अब जब इमरान खान के उसमें उनकी थोड़ी वो वर्ल्ड शेक हुआ है, वो अब तक अपना जो प्रोपेगेंडा है वो अनलर्न नहीं कर सक रहे। ये हमारी अर्बन एलीट का एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर तो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट आती है, अगर तो लोग सड़कों पर आते हैं, जिस तरह अभी एंटी कनाल मूवमेंट हुई थी, उसको चुप कराने का, या उसकी पॉपुलैरिटी पंजाब में ना हो, खैबर पख्तूनख्वा में ना हो, बलूचिस्तान में ना हो, उसका क्या एक नैरेटिव स्टेट प्रोपेगेंडा किया कि ये तो सिंधी कौम परस्त हैं, ये सिंध की बात करते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अगर इतने ही पाकिस्तान पसंद है तो सिंध क्यों बोल रहे हो, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहे हो। इस तरह से लोगों को डिवाइड करके, मूवमेंट्स को लेबल करके, फिर मूवमेंट्स के ख़िलाफ़ कर्ब डाउन किया जा सकता है, या ये फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट है। कालाबाग नेशनल इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि चंद लोगों ने एक कमरे में फ़ैसला कर लिया। भले वो 3 प्रोविंस जो हैं, कालाबाग डैम आज भी क्या बोला जाता है कि भाई वो नेशनल इंटरेस्ट में था, लेकिन जो कौम परस्त हैं या सूबे हैं वो खिलाफ। भाई जब 3 सूबे एक प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो फिर नेशनल क्या बचा? अगर नेशन के जो सारे लोग हैं वो एक डिसीजन के ख़िलाफ़ हैं और एक बंद कमरे में 12 लोग फैसला कर रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो आप बताएं पाकिस्तानियों के बग़ैर नेशनल इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? एग्जैक्टली यही चीज़ सिंध के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है। सिंध कल्चर डे भी हुआ तो क्या बातें हुई, एंटी पाकिस्तान हैं ये लोग, एंटी पाकिस्तान है, वायलेंस है, वही चीज़ें हर जगह हाईलाइट की गई। होने को तो महाजर कल्चर डे पे भी एक बच्चे का इंतकाल हो गया फायरिंग के थ्रू, वो चीज़ उस तरह से हाईलाइट नहीं की गई, या उस तरह से लेबल नहीं की गई, या एसोसिएट नहीं की गई एक कम्युनिटी ग्रुप के साथ, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो 2 रवैये हैं, ये जब BBC कवर करता है एक इशू को दूसरे तरीके से, दूसरे इशू दूसरे तरीके से, तो आपको समझ में आ जाता है। बट यहाँ पर ये जो एक ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही हैं कि मुशर्रफ बेस्ट था, मुशर्रफ का दौर बेस्ट था, तो थोड़ा तो ज़रा स्टेप बैक कर कर देखें ना कि यार जिस चूरन से हम 70 साल बेवकूफ़ बने हैं, हम आज तक क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं। और क्योंकि चीज़ें इतनी बज़ाहिर नहीं होती, थोड़ा बहुत तो उसमें मिक्स करना पड़ता है ताकि एक सोचने वाला बंदा भी कंफ्यूज हो जाए। ये PPP का जो फैक्टर है ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है। खुदारा सिंधी लफ्ज़ को PPP से आपको डीकपल करना पड़ेगा। ये 2 एक फ़र्क चीज़ें हैं, ये 2 एक अलग चीज़ें हैं। जिस तरह सिंधी कल्चर डे पे भी सिंधी नेशनलिस्ट जो थे उनके ख़िलाफ़ पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, किसने की? पुलिस। सिंध पुलिस कौन कंट्रोल करता है? PPP करता है ना। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझते, आप बोलते हैं सिंधी इज़ इक्वल टू PPP। इसी तरह बख्शल थालो, सैफ समेजो जब या प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सिंध पुलिस ने उनको पर जुल्म किया ना। सिंध का लफ्ज़ आप PPP के साथ जोड़कर बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं सिंधियों के साथ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह पश्तून
और पीटीआई सेम चीज़ नहीं है, जिस तरह पीएमएलएन और पंजाबी सेम चीज़ नहीं है, उसी तरह पीपीपी और सिंधी बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है। और ये जो एक बेसिक फ़र्क है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। बख्शल थालुक साहब, ये पूरी पॉडकास्ट है, आपको थोड़ी एक बेहतर पोजीशन समझ में आएगी। ये जो सिटिंग ऑन दी आउटसाइड आपको ब्रेन वॉश किया हुआ है ना कि कोई सिंधी नेशनलिस्ट है या कोई सिंध की बात करता है तो ये कौम परस्त है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये मुल्क तोड़ना चाहता है, ये वही चूरन है, ये वही प्रोपेगेंडा है जो 70 साल से बेचा गया है। इसको ज़रा अनलर्न करके कोशिश तो करें। अच्छा भाई क्या पोजीशन है, अगर तो ये लोग बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनकी क्या पोजीशन है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, उनको सुने और जानने की कोशिश तो करें ना बिफोर मेकिंग अप योर माइंड। और ये इंसिडेंट इस पूरी सोच का, इस पूरी तारीख का एक माइक्रोकॉज़म है। पहले सिंधी स्टूडेंट्स को मारा जाता है, फिर जब वो शोर मचता है कि भाई वायलेंस क्यों हुआ तो क्या कहा जाता है कि इन स्टूडेंट्स ने एंटी नेशनल नारे मारे थे। ये उसी तरह है कि बस ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दो, फिर आप जस्टिफाइड हो, किसी का भी आप किसी भी वजह से कत्ल कर सकते हो। तो आप एक दफ़ा आपने बोल दिया एंटी नेशनल है, तो आप इस स्टोरी में हीरो हो गए पूरे पाकिस्तान के लिए। और आपकी लेजिटिमेसी क्या है हीरो होने की? आप बोलते हैं कि भाई हम जमात इस्लामी हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं अपने वायलेंस के लिए। और ये जो एक गठ जोड़ है कि पाकिस्तान का रियासती बयानिया हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हम इस्लामिक चीज़ चाह रहे हैं, तो आप फिर मैटर नहीं करते, आपके राइट्स मैटर नहीं करते। यही बयानिए को, यही गठ जोड़ को जो पहले ज़ियाउल हक ने वाज़े कर दिया था, ज़ियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस को तबाह करने के लिए, राइट्स मूवमेंट्स को तबाह करने के लिए कैंपसेस पे वायलेंस किया, जमीयत को इस्तेमाल किया, वही स्ट्रैटेजी आज तक चलती आ रही है कि जमीयत ने हम अनाउंस कर दिया है कि हम कराची यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तान खपे रैली निकालेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ हो रही है, कि वो पिट अगेंस्ट कर रहे हैं आपको कि जो सिंधी बात करता है, सिंध बात करता है, पाकिस्तान का दुश्मन है, हम सिंध की बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। ये कहने को बज़ाहिर एक सेफ़ बात लगती है, लेकिन जब आप इसको अनपैक करें कि कोई भी अपनी राइट्स की बात करे, वो कश्मीर में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, उसको आप डीलेजिटिमाइज़ करने के लिए या उसको एंटी नेशनल लेबल करने के लिए उसके साथ में बोलते हैं कि नो बलूचिस्तान, नो सिंध, ओनली पाकिस्तान। तो या कहने को ये चीज़ लगती है इनॉक्यूअस, कहने को ये चीज़ लगती है कि हाँ हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे, गलत क्या है। लेकिन आप ये करके इन मूवमेंट्स को अपने जहन में एंटी नेशनल कर देते हैं और इस तरह से बयानियाँ बनाते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। यही रोल जो है जमीयत पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में बलोच स्टूडेंट काउंसिल्स या पश्तून स्टूडेंट काउंसिल के ख़िलाफ़ करती है। दे कीप देम इन चेक, दे इंश्योर कि यार पंजाब में ये पॉपुलर ना हो। कोई आम इंसान हो वो देखे कि यार अच्छा क्यों पश्तूनों को मारा जा रहा है, क्यों बलोचों को मारा जा रहा है, तो शायद वो इंटरेस्टेड हो, शायद वो इन स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में जाकर बैठे, शायद वो ये सेशंस हों, शायद इन लोगों से बातचीत करें। मैंने ख़ुद एक यूनिवर्सिटी में सेशन किया था, उसके बाद जो बेचारे सेशन ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके साथ क्या हुआ वो यूनिवर्सिटी वाले ही आपको बताएंगे। तो ये ना हो सके तो जमीयत एक ज़रा कंट्रोल मेकनिज़म है इस्टेब्लिशमेंट का हर इन जमातों के अंदर, हर इन स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यही प्रॉब्लम जो है ये 1947 से रहा है कि क्योंकि हमारी जो रियासत बनी वो कॉलोनियल इनहेरिटेंस थी, वो कॉलोनाइज़र्स जो थे, जो हमारे दुश्मन थे, जो हमें तारीख़ नहीं बताती कितने जालिम थे, उन्होंने हवाले कर दिया। और फिर जो कॉलोनियल तर्ज़ सियासत था वही सियासत कंटिन्यू रहा, वही एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, वही एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कंटिन्यू रहा। 1971 इसी वजह से हुआ कि 1947 से 1971 आपने ईस्ट पाकिस्तान को कल्चरली भी एक्सप्लॉयट किया, इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉयट किया, उनके लोगों को भी एक्सप्लॉयट किया, वायलेंस भी किया। और यही चीज़ अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू होती आ रही है। जो एक एंग्स्ट या एंग्जाइटी पैदा हुई वो जब 1970 में इलेक्शंस हो गए, डेमोक्रेसी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, तो वो जो एक ओल्ड रूलिंग स्ट्रक्चर था वो जो है वो बड़ा एंग्स्टी हो गया कि उनका जो कंप्लीट मोनोपोली थी, इकोनॉमिक कंट्रोल था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, सारी गवर्नमेंट आपकी, सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी, वो एक लूज़ होना शुरू हो गया। वो उनको लगा कि यार अच्छा हम तो पावरलेस हो जाएंगे। तो फिर वो एक कमबैक हुआ, फिर ज़ियाउल हक हुआ, फिर सबको पता है कि क्या हुआ, वो सबकी तारीख़ पता है। इसकी हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी एक ख़ास एथनिसिटी की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिरी बात है आप जब रियासत की बात करते हैं, आप स्टेट की बात करते हैं, वो कोई अगर गरीब इंसान उस स्टेट के अंदर है, या अगर हम बात करते हैं आजकल पाकिस्तान की रियासत पंजाबी डोमिनेटेड है, तो यार बेचारा कोई गरीब पंजाबी अगर बॉन्डेड लेबर है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऑप्रेसर है। आप
सिर्फ एथनिक रंग से, एथनिक प्रेजुडिस से हर इशू को नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, या अगर मैं कभी महाजर बोल दूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो भी मुझे समझ में आ गया है क्यों। उसका हिजरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे जो लोग आए थे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बेसिकली ये है कि जो लोग इस वर्ड से रिलेट करते हैं वो हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मुहाजिर अडॉप्ट की थी। जबकि बहुत सारे मीमन हैं जो हिजरत कर कर आए थे, वो अपने आप को मीमन कहते हैं, मुहाजिर नहीं कहते। दिल्ली वाले अपने आप को दिल्ली वाले कहते हैं। एक पर्टिकुलर लोग हैं जो इस पॉलिटिकल आइडेंटिटी से टाइड हैं। पर्सनली मेरी राय जानना चाहें कि 1947 के बाद जो एक आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो गया था कि अच्छा अगर तो हम एक पाकिस्तान बनाने आए थे और ये हमारी सोच थी, वो भी कहीं उस तरह से नहीं बन सका, या जो सोचकर लोग आए थे वो नहीं मिला यहाँ पर। अभी याकूब बंगश आए हुए थे, उन्होंने बोला कि कुछ महाजरीन ने ख़त लिखे कि भाई हमें तो कहा गया था खाली ज़मीन होगी, हम जब आए तो यहाँ कराची में लोग बसते हैं, तो एक चलता फिरता शहर है। ये वो आर्काइव से आपको बता रहे हैं कि कुछ लोगों की वाकई इस तरह की राय थी। तो वो जब 1971 हो गया, इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, लोगों ने लेबर राइट्स की बात करना शुरू कर दी, तो वो जो एक एंग्स्ट वहाँ से आई वो आपने अगले 10-20 साल देखी। फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुई, फिर उसका जो भी प्रोपेगेंडा, जो भी सोच उस तरह से आई, वो कंटिन्यू कर रही है। और वो उस आइडेंटिटी से अब तक जो रिलेट करते हैं, जो उस आइडेंटिटी से टाइड हैं, वो फिर नाराज़ हो जाते हैं जब मैं अगर कोई लियाकत अली ख़ान को क्रिटिसाइज़ करूं या सर सैयद अहमद ख़ान को क्रिटिसाइज़ करूं, क्योंकि वो इस पूरी एक सोच के ना मुहाफ़िज़ समझते हैं अपने आप को। तो मैंने तो कभी किसी एथनिसिटी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोला, बट बिकॉज़ वो इस चेन का अपने आप को एक हिस्सा समझते हैं। और 1971 में टू नेशन थ्योरी एंड ऑल दीज थिंग्स वर चैलेंज्ड, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा भाई बलूचिस्तान की भी राइट्स होंगे, उनकी भी आवाज़ होगी, अच्छा भाई सिंधी भी बोली जाएगी सिंध के अंदर। ये जो एक चीज़ें हैं, वो जो एक कंट्रोल नैरेटिव के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो थोड़ा लूज़ होना शुरू हो गया। वहाँ से फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली 2026 में भी आप इस चीज़ का थोड़ा रिपीट देख रहे हैं कि सर्टन पीपल आर होल्डिंग ऑन टू अ पाकिस्तान दैट नेवर वाज। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, तारीख से बात करूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सब्र प्यार तहम्मुल से बात करूँ, लेकिन अब मुझे भी शौक़ हो रहा है कि एक वक्त था कि MQM लंदन एक कॉल देती तो पूरा शहर बंद हो जाता था। आज MQM लंदन मेरी AI तस्वीरें, पोस्टर्स बना रही है, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है, मेरे ख़िलाफ़ इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रही है, मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन्स चला रही है। AI मेरी तस्वीर बनाने का पर्पज़ यही है कि ये जो कह रहे हैं मैंने कहा, ये मैंने कभी नहीं कहा। और ये ख़ुद UK में है, तो UK में तो डेफेमेशन लॉज हैं, UK में तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लॉज हैं, UK में तो फेक AI बनाने के लॉज हैं। तो वहाँ मैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ ये पिकअप करूँगा, क्योंकि जो बात मैंने कभी कही नहीं, वो बात मेरे से जोड़कर मेरे ख़िलाफ़ इस तरह का एक हैवी प्रोपेगेंडा करना, कैंपेन चलाना और लिटरली इस तरह की बातें करना कि कोई उठ के इसको मार क्यों नहीं रहा, कहाँ हैं सारे लोग, कहाँ हैं वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़, कहाँ हैं इस्लाम के मुहाफ़िज़, वही सारी चीज़ें। एंटी नेशनल लेबल कर दो, एंटी इस्लाम लेबल कर दो, और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हमने ख़ुद देखा है हिस्टोरिकली कि किस तरह से वायलेंस हुआ है, किस तरह से बस एक इशारा करना होता था और वो बंदा कहाँ मिलता था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे कोई तारीख बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक एकेडमिक डिस्कशन या एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव को जो चैलेंज कर रहा है, जो लोगों के ब्रेन वॉशिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा कि यार इसकी आवाज़ ही बंद कर दो, इसको कत्ल कर दो, कफन बांध के चले हैं हम, अल्लाह मालिक है। हमने हमेशा पॉपुलर नैरेटिव, पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स एज़ वेल, उनको चैलेंज किया है, स्टेट नैरेटिव्स को चैलेंज किया है, और इंशाल्लाह जब तक जान रही हम करते रहेंगे। जो मेरी ज़ात के साथ मंसूब हो रही हैं चीज़ें, वो जो हमारा पिछले 5-6 साल से काम देख रहे हैं, हमने बलोच राइट्स पे भी बड़ी आवाज़ उठाई है, हमने पश्तून राइट्स पे भी बड़ी आवाज़ उठाई है। अभी हाल ही में जो कश्मीर में प्रोटेस्ट हुई, हमने वो भी कवर की। आप लोग जाकर ये सारा काम देख लें, ये मैंने इसी के कमरे में नहीं किया, ये सारा काम पब्लिकली है। तो उसी तरह सिंध के बारे में हमने आवाज़ उठाई है, पेरिफेरीज़ की हम कोशिश हमेशा से करेंगे कि आवाज़ बनते रहें। उससे स्टेट चैलेंज हो रहा है, स्टेट की मोनोपोली चैलेंज हो रही है, तो वो अपने एजेंट्स को इस्तेमाल कर रही है। कभी जमीयत जाके सिंधी स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देगी, कभी मेरे ख़िलाफ़ सुपारियाँ देनी शुरू हो जाएंगी, इंसाइटमेंट टू वायलेंस की जाएगी, और क्या अपनी लेजिटिमेसी बनाएंगे ये वायलेंस करने की कि भाई हम तो स्टेट नैरेटिव को बचा रहे हैं, हम तो मज़हब को बचा रहे हैं, और जो बात अपनी राइट्स की करे, जो बात हक सच की करे, वो एंटी नेशनल है।
प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को समझें और अपनी आइडेंटिटी को बालातर रख के इस चीज़ को देखें। जिस तरह बलोच कॉज़ की भी मैं जब बात करता हूँ, मैं बलोच नहीं हूँ, मेरे क्या पड़ता है। मैं जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने अबैंडन कर दिया है कि भाई जो हो रहा है, सबको पता है, रेड लाइनें मत करो। मेरा दिमाग ख़राब है कि हर महीने हर 2 महीने रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ एक पॉडकास्ट हो रही होती है जिसमें आपको सच्ची खबर मिल रही होती है, बिकॉज़ आई फील इट्स द राइट थिंग टू डू। तो अल्लाह का नाम लेकर सही काम कर रहे हैं, ना कभी कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, ना कभी कोई मज़हब के ख़िलाफ़ बात की। जो लोग मज़हब और पाकिस्तान का सहारा लेते हैं ताकि उनकी बिल्डिंगें, ताकि उनकी पैसा, ताकि उनका इकोनॉमिक कंट्रोल, ताकि उनकी पोजीशन ऑफ पावर चैलेंज ना हो, वो इस तरह के लेबल लगाते हैं। प्लीज़ समझें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। कभी वो केस कर देते हैं, कभी वो कोई इंक्वायरी बैठा देते हैं। ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये जो सारी पॉडकास्ट मेरे ख़िलाफ़ होती हैं, ये सारे लोग मिले हुए हैं। और कुछ लोग यूज़फुल इडियट्स बनकर इस प्रोपेगेंडा में आकर ऐसे पोस्टर्स देखकर फिर सोशल मीडिया पे कमेंट करना शुरू हो जाते हैं। प्लीज़ मत बने, सोचें समझें। और ये जो संडे सब्र प्यार तहम्मुल सीरीज़ है, संडे सब्र प्यार तहम्मुल के साथ इंगेज करें ताकि हमारे पूरे मुल्क में हमें सब्र प्यार तहम्मुल नज़र आए। और जो नफ़रतें जिसकी वजह से कत्ल व गारत हुई है, स्पेशली कराची शहर में हुई है, उन नफ़रतों से बाहर आकर हम वो TPE का जो हमेशा से पैगाम रहा है, वो पैगाम जो है आगे बढ़ा सकें। वो यही है कि प्यार करो, नफ़रत कम करो। थैंक यू।